बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज एक अहम निशानदेही करने जा रहा हूँ जिस पर अगर हुकूमत वक़्त नोटिस ले लेती है तो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो सकता है। इस तरफ जाने से कबल मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलते हैं जनाब खबर की तरफ। ज़िला उकाड़ा से तकरीबन 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर के फासले पर अड्डा हैड सुलेमान की आता है जो दरियाए सतलुज के किनारे पर है। यहाँ महकमा इनार का एक्शन ऑफिस भी है, मगर दरअसल एक्शन ऑफिस कम और करप्शन ऑफिस ज़्यादा है। मगर इसमें माजी के दौर में तैनात मुलाजमीन ने अन्नी मचाए रखी, जिसे कहते हैं अत मचाए रखी, और लूट मार के कई रिकॉर्ड कायम किए। इनके बाद जो ही बाद में आने वाले तैनात हुए, जो भी तैनात हुए, उन्होंने जाने वालों के करतूत और ख़जाना सरकार को जो नुकसान पहुंचाया गया था उसको बेनकाब करने की बजाय खामोशी की चादर ओढ़े रखी और अपने हिस्से की कमाई करने लगे। अड्डा हैड सुलेमान की पर पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने 3 से 5 एकड़ कमर्शियल व सकनी करोड़ों रुपए मालियती सरकारी अराजी को महकमा इनार के मुलाजमीन ने मिली भगत करके फरोख्त कर दिया। ये सरकारी अराजी महकमा इनार की मलकियत है। महकमा इनार नीली बार की मलकियत है, जिसमें एक्सियन से लेकर नैब कासत तक शामिल थे और हैड सुलेमान की कई रैशी मुलाजम महकमा इनार के लोग भी बहती गंगा में डुबकियां लगाते रहे। उन्होंने इस कमर्शियल और सकनी अराजी को मरलों में फ़रोख्त किया, जिन पर आज कमर्शियल दुकानात और रैशी मकानात नज़र आते हैं, मगर किसी के पास भी मुबैना तौर पर हकूक़ मलकियत नहीं, बल्कि मुलाजमीन महकमा इनार से मिलकर कब्ज़ा जमाए हुए हैं। इस कौमी नुकसान पर तवज्जो दिलाने के बावजूद कभी कार्रवाई न हो सकी, बल्कि उल्टा अफसरान ने मुहब्बे वतन होने का सबूत देते हुए निशानदेही करने वालों से कहा कि यह हमारे महकमे का मसला है, आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि एक्शन ऑफिस इनार नीली बार के मुलाजमीन इंक्वायरी करने वालों के भी ज़मीर ख़रीद लिया करते थे। अगर इंक्वायरी शुरू हो तो सिर्फ यही नहीं और भी सरकारी ज़मीन सामने आ सकती है जिसे औने पौने फ़रोख्त कर दिया गया। इस तरह जब हैड सुलेमान की पुल आप अबूर करते हैं और ज़िला उकाड़ा की हदूद ख़त्म होती है, जबकि ज़िला बहावल नगर की हदूद शुरू होती है, वहाँ लोगों ने बाकायदा फ़िश मार्केट बना रखी है जो सरकारी ज़मीन पर महकमा हाईवे और नहार से मिली भगत करके दुकानें बनाई गई हैं और इन कमर्शियल दुकानों में फ़िश का काम किया जाता है और ये सब कुछ इनके साथ मिली भगत करके किया गया है। बल्कि वहाँ पे कई मकानात भी तमीर हो चुके हैं। मज़कूरा कमर्शियल दुकानात चूँकि सरकारी प्रॉपर्टी हैं और कब्ज़ा करके बैठने वाले अफराद महकमा के बेज़मीर मुलाजमीन को आराम खिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से कब्ज़े बदस्तूर कायम हैं। कोई भी हुकूमत आए, कोई भी अफसर आए, कोई भी सरकार यहाँ पे लाठी चलाए, यहाँ पे लाठी नहीं चलती और कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अगर किसी अफसर ने तवज्जो देने की कोशिश भी की तो उसे भी या खामोश होना पड़ता है या फिर वो भी इनके रंग में रंग जाता है। ये दोनों सरकारी ज़मीनें अरबों रुपए की बनती हैं, मगर इनको कोई पूछने वाला नहीं। किसी ने भी इस तरफ कभी नज़र नहीं उठाने की जहमत की। जिस तरह हुकूमत वक़्त का दावा है कि सरकारी ज़मीनों की निशानदेही की जाए ताकि मुल्कों कौम का फ़ायदा हो, और ख़ास तौर पर कब्ज़ा ग्रुपों की, कि जिन लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं सरकारी ज़मीनों पर, उनसे वागुज़ार कब्ज़े करवाए जाएं। तो जनाब आप देखते हैं कि कौन सा बाज़मीर अफसर इसको वागुज़ार करवा कर अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। माजी में तो फ़र्ज़ निभाने वाले जेब गर्म करके ऐसे गए कि वापस ना आए और ना ही केस आगे बढ़ सके। तो ये जनाब
हैड सुलेमान की पर मेन रोड के ऊपर, मेन रोड दलेरी देखिए, मुलाजमीन महकमा इनहार सुलेमान की, जिसे नीली बार कहा जाता है, उनकी दलेरी देखिए कि रोड के ऊपर महकमा इनहार की अराजी जो है मरलों में बेच दी। वहाँ पे बाकायदा लोगों के मकानात बने हुए हैं। और हमारा मुल्क, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए हमारे मुल्क के जनाब अफसरान पे और इनके जनाब वादों पे और इनकी बातों पे कि सरकारी ज़मीन बेच के खा गए, पूछने वाला कोई नहीं, कार्रवाई कोई नहीं, उसको वार गुजार नहीं करवाया जा सका। तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब, ये आपके सामने है। इस पर आप अगर तवज्जो दें तो बहुत सी ज़मीन निकल सकती है जो है सरकार की, काबज़ कोई और है। और उन्होंने कमाल इसको, मतलब महकमा इनहार की, अब चूँकि बात कब्ज़े की हो रही थी, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, लेकिन चलो थोड़ा सा टच मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे हाल ये है कि जब भी नहरों और राजबाओं में पानी आता है तो जनाब वो पानी ज़िम्मेदारों को फ़रोख्त कर दिया जाता है। वो किस तरह फ़रोख्त कर दिया जाता है? वो इस तरह के SDO महकमा इनहार के और जनाब सब इंजीनियर, मिस्त्री, बेलदार, जो भी इसके छोटे से छोटा मुलाजम तक, वो जनाब ये करते हैं कि उन राजबाओं से जो मोगे जो पानी देते हैं, भाई इतना पानी होगा, उसकी एक मुकर्रर करदा उसका सुराख होता है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से इतना पानी जाएगा, उन्हें तोड़ दिया जाता है। और बड़े बड़े पाइप जो हैं वो उसका जो बंद होता है राजबा का, उसमें सुराख करके डलवा दिए जाते हैं, ज़ेरे निगरानी अपनी डलवाते हैं। और जनाब वहाँ से पानी चोरी करके सैकड़ों एकड़ अराज जो धान की फसल होती है और दीगर फसलें वो जनाब पकाई जाती हैं। ख़ास तौर पर धान, चूँकि वो पानी बहुत ज़्यादा लेता है, तो इसलिए ज़्यादातर वो पानी जो है इन ज़रिए से चोरी करवाया जाता है। और ज़िम्मेदारों से ये जनाब फ़ी एकड़ के हिसाब से रकम तय की जाती है, जिसमें पानी चोरी लगवाने वाला फ़ी एकड़ हज़ारों रुपए और 2-3 मन धान की अदायगी करता है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल चोरी के पानी से तैयार करवाई जाती है। और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि टेल पर बैठा ज़िम्मेदार, जो टेल पर छोटा ज़िम्मेदार बैठा है, उस बेचारे को पानी का एक कतरा नहीं मिलता। वो चीखो पुकार कर रहा होता है कि पानी मुझ तक नहीं पहुंच रहा, मेरा हक खाया जा रहा है, नहरी पानी मुझे पहुंचाया जाए। लेकिन रास्ते में ये हमारे अदारों के शहनशाह ये जनाब पानी चोरी करवा देते हैं और वो बेचारे की ज़मीन उल्टा बंजर होनी शुरू हो जाती है। अगर वो पानी ट्यूबवेल का लगवाता है तो जनाब वो उसे काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस तरह वो परेशान हाल जो है वो टेल का ज़िम्मेदार होता है, मगर इन्हें क्या, इस बात से क्या लेना देना। और मज़े की बात है कि अगर इन पर कोई चेक करने के लिए भी महकमा बनाया गया है या कोई अफसान रखे गए हैं तो वो सब इसी रंग में रंगे जाते हैं भाई। वो कहते हैं कि वो चले भाई, हमें हमारा हिस्सा दे दे। तो ये अलमिया इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी हुकूमत वक्त। वो ख़ास तौर पर ये जो ज़मीन पर कब्ज़े हो चुके हैं, ये जो कमर्शियल ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है महकमा इनहार की सरकारी ज़मीन पर, तो उसको वागुज़ार करवाया जाना चाहिए। इस तरफ वज़ीर आला पंजाब को और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये कौम का सरमाया है और ये वापस आना चाहिए, इसे वागुज़ार होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक छोटी सी और भी जो है निशानदेही कर दूँ, एक छोटी सी और बात भी करता चलूँ कि हवेली लखा के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, ये जनाब इनकी हालत आप देखें तो ये गढ़ों में तब्दील हो चुके हैं। शहर के अंदरूनी सड़कें बस तौबा करने की बात है, सब टूट फूट का शिकार है। आप रेलवे रोड को ही ले लें, रेलवे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2
سے لے کر جناب آپ چلے جائیں جمعہ کا روڈ تک، انتہائی سڑک جو ہے وہ بلکہ وہ اپنے نشان ہی کھوتی جا رہی ہے۔ تقریباً کوئی عرصہ 10 سال سے اس کی حالت یہ ہے، ہلکی سی بارش، چند بوندے، اور وہاں پر پانی جناب گھٹنوں گھٹنوں تک آ جاتا ہے۔ لوگ بیچارے وہاں جو رہائش پذیر ہیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے، اور وہاں پہ جو اسکول جانے والی طالبات ہیں، بچیاں ہیں، بارش آ جائے تو ایک ہفتہ اسکول یا تو پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے تو یا پھر چھٹیاں گزارنی پڑتی ہے۔ تو حتیٰ کہ جو مطلب یہ ہے ریلوے روڈ، اس کے علاوہ جتنے بھی روڈ ہیں ٹوٹے پھوٹے، اور جناب وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا۔ آپ حجرہ روڈ کو لے لیں، حجرہ روڈ جو کچھ عرصہ قبل بنا تھا، آپ وہاں پہ بوڑھے بن روڈ پہ آ جائیں، وہی سڑک ہے ساری، وہ ٹوٹ پھوٹ، بلکہ وہ تو بوڑھے بن روڈ جو تھا یہ تو بننے کے تعمیر ہونے کے چند دنوں بعد ہی وہاں پہ سے بیٹھ گیا تھا، اور اب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آگے آپ وابڈا چوک میں آ جائیں، وابڈا چوک قابل دید ہے، دیکھنے والا ہے کہ وہاں پہ گڑھے گڑھے ہیں۔ بابا چک کو جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ وہاں سے آپ واپس لاری اڈا کی طرف آ جائیں، جو پرانا لاری اڈا ہوتا تھا اس طرف چلے اپنا پاک پتن روڈ اسے کہہ لیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار، انتہائی ٹوٹ۔ یہ شہر کے اندرونی حلقہ ہے، جو پرانا لاری اڈا جہاں پہ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ جناب سڑک کی جو ہیں وہ کنکریاں جو سڑک کی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ سڑک ہوتی تھی، گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو بھی جتنے بھی روڈ تھے وہ سب تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ بائی پاس حویلی لکھا کا بائی پاس بنایا گیا تھا، ریلوے پھاٹک وساوے والا سے ماتا والا پھاٹک تک، وہ بھی انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو بھائی کب آئے گی شرم آپ لوگوں کو؟ کب آپ لوگ عوام کے مسائل کو سمجھیں گے؟ یہ اداروں کے لوگ، یہ سیاست کیا کر رہی ہے؟ یہ سیاست صرف اسی لیے ہے کہ آؤ ووٹ لو اور چلے جاؤ۔ اور بھائی خدا کے لیے ان لوگوں کی بھی سنو، ان کے معاملات کو، ان کے مسائل کو سمجھو۔ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشانی کا شکار ہیں لوگ۔ کوئی روڈ ایسا نہیں جس پر بندہ عزت کے ساتھ چل سکے، سارے روڈ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ تو جناب ضلعی انتظامیہ اور اس علاقے کے جو سیاستدان ہیں، مہربان ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں شہر تمام دھڑوں سے، تمام علاقے کے تمام دھڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس علاقے کے شہریوں پر، اس شہر کے مکینوں پر، جنہوں نے آپ پر اعتماد کرتے ہیں، جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، تو خدا را ان پر رحم فرمائیں اور اس شہر کی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی ایجنڈا سامنے لائیں، بجائے اس بات کے کہ آپ وہ اس کا کرتے رہیں۔ اس سے شہر کو کیا فائدہ؟ جو شہر حویلی لکھا کو خوبصورت بنانے کی بجائے اس کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو پلیز اس کی طرف توجہ دیں، اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ بلدیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کے معاملات پہ بھرپور توجہ دے، مگر یہاں کا چیف افسر شاید کوئی اعلیٰ مخلوق ہے، جس کو میرا خیال شہر میں تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ دفتر اگر بیٹھ کر چلا جائے تو یہ اس کی اپنی موج ہے۔ بہرحال برے حالات ہیں جی۔ ملا پیر سلام کے کئی گلیاں ایسی ہیں جو بارش تو دور کی بات ہے، سیوریج کے پانی سے ہی وہ جناب گھٹنوں تک پانی ہوتا ہے۔ تو خدا را ان مسائل کو انتظامیہ بھی سمجھے اور ہمارے علاقے کے معزز باعزت سیاستدان بھی سمجھیں، اس حویلی لکھا سے ووٹ لینے والے اس بات کو سمجھے۔ مہربانی کریں حویلی لکھا کی عوام پر۔